कल हमने पढ़ा था क्रिया, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। सामान्य परिभाषा मैंने आपको समझाई थी। और वैसे क्रिया की पहचान अगर अपन करते हैं, धातु के साथ में ना अगर अपन लगा देते हैं तो वह क्रिया बन जाती है। तो क्रिया की परिभाषा एक बार फिर बता देता हूँ। किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्रिया के भेद बताए थे। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होता है। दो भेद होते हैं। दो भेद में जैसे सकर्मक क्रिया है, राम फल खाता है, इसकी मैंने पहचान आपको बताई थी। अगर क्या का प्रश्न करते हैं किसी वाक्य पर, उसका आंसर मिल जाता है राम फल खाता है। अगर अपन क्रिया के साथ में क्या प्रश्न करते हैं, क्या खाता है, उत्तर मिल जाता है फल खाता है, इसका मतलब हुआ यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की रहती है, एक अकर्मक और द्विसकर्मक। एक सकर्मक और द्विसकर्मक। एक सकर्मक नहीं, जिसमें कर्म एक ही रहता है तो वह एक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें राम फल खाता है, इसमें कर्म एक ही है, इसलिए इसको एक सकर्मक के श्रेणी में डालते हैं। दूसरा अगर कहते हैं छात्र या अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। यहाँ पर अध्यापक जो है छात्रों को और हिंदी दो कार्य हो रहे हैं, दो कर्म हो रहे हैं। पढ़ाता है ये द्विकर्मक क्रिया है, यानी अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, यानी छात्रों और हिंदी पढ़ाता है, ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, याद रखना। इसी प्रकार से जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये हो गई सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पूर्ण और अपूर्ण क्रिया रहती है। पूर्ण अकर्मक जैसे राम खाता है, पूरी तरह से ध्यान में आ जाता है, इसमें कर्म नहीं है, है ना? राम खाता है क्रिया है और करता है। अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक में जैसे तुम हो, अब तुम कौन हो? हम होंगे, हम क्या होंगे, है ना? तो अपूर्ण अकर्मक, इसकी जगह अगर हम सफल होंगे, तुम अच्छे हो, तो इसको अपन अपूर्ण अकर्मक कहेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा था, आज का जो मुख्य टॉपिक है यहाँ तक मैंने समझा दिया, कुछ नई बातें मैंने आप आज और वापस बता दी। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे कल मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए भी कहा, वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से ये चीज आपने नोट कर ली होगी। मैं वापस इसी के आगे समझा रहा हूँ। पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या अधिक भिन्न धातुओं के योग से बनती है, दो या अधिक भिन्न धातुओं, अलग अलग धातुओं के योग से जब कोई क्रिया बनती है तो वह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जैसे चल देना, चलना देना, मानना लेना, चल देना मान लेना, यानी इस प्रकार अलग अलग धातुओं के योग से जब एक ही क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बालक ने दौड़कर पतंग पकड़ी, ठीक है ना, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बालक ने दौड़कर, दौड़ना और करना, इन दोनों को मिलाकर का एक ही क्रिया बनी दौड़कर, है ना? तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण, बालक ने दौड़कर पतंग पकड़ी, संयुक्त क्रिया। यानी जब दो अलग अलग धातुओं के योग से जो क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। सामान्य चीज है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु या संज्ञा, सर्वनाम विशेषण में अगर प्रत्यय लगा दे, सीधी इसकी परिभाषा है। नाम धातु क्रिया का मतलब है अगर अपन संज्ञा शब्द के साथ में, सर्वनाम शब्द के साथ में या विशेषण के साथ में प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्रिया जो बनेगी उसको अपन नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे हाथ शब्द जो है वह संज्ञा है, हाथ से अपन हथियाना बना देते हैं, यानी प्रत्यय लगा करके हाथ से हथियाना बन गया तो ये नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अपना सर्वनाम शब्द है, अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। इससे अगर अपन क्रिया बनाएंगे प्रत्यय लगा करके अपनाना तो शब्द बन जाएगा अपनाना, तो ये क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से विशेषण से भी अपन क्रिया बना सकते हैं प्रत्यय लगा करके, तो नाम धातु कहलाएगा। प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया में जो है जैसे उदाहरण दिया, बालक ने मित्र से गेंद मंगवाई, यहाँ पर बालक करता है बट जो क्रिया हो रही है वो किसी अन्य के द्वारा हो रही है। उदाहरण से अगर अपन
परिभाषा निकाल सकते हैं। प्रेरणार्थ क्रिया, बालक ने मित्र से गेंद मंगवाई। बालक यहाँ करता है, बालक काम नहीं कर रहा है, मित्र से क्रिया करवा रहा है। इसका मतलब हुआ प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाए, तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से जब कार्य करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है बालक ने मित्र से गेंद मंगवाई। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में उदाहरण देख लीजिए, यहीं से परिभाषा निकाल देते हैं। बालक पढ़कर सो गया, पढ़कर एक काम हो गया, दूसरा सो गया, दो काम हो गया। यानी एक कार्य के समाप्ति या एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, उसी को अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले वाली क्रिया को अपन पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण देते हैं। यानी एक क्रिया समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह है पूर्वकालिक क्रिया, बहुत ही सरल है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अंतिम आता कृदंत। कृदंत क्रिया यानी कृत प्रत्यय लगाने से, किसी भी धातु में अगर अपन कृत प्रत्यय लगा देते हैं तो कृत प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनेगा वह कृदंत शब्द होगा। और कृदंत शब्द के साथ अगर क्रिया का निर्माण होता है तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे चल, चल से चलना बना, चलकर बना, चलकर बना, पढ़कर, या पढ़ मूल धातु है उससे पढ़ना, पढ़कर, ये कृदंत कहलाएगी। ठीक है ना। तो आज क्रिया का अपना यही टॉपिक रहेगा अंतिम।